आज क्लास हमारी चैप्टर है ऑर्गेनाइजिंग, राइट। और चैप्टर 5 पार्ट 1, मतलब आज पहला दिन है हमारा इस क्लास का, इस चैप्टर का। इंग्लिश मीडियम व्यावसायिक अध्ययन क्लास 12, ठीक है। तो बच्चों हम लोग आज ऑर्गेनाइजिंग पढ़ रहे हैं, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो इसका हम सबसे पहले यदि ब्लूप्रिंट की बात करें तो इस चैप्टर नंबर 5 होगा और इसमें 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 2 एमसीक्यूज होंगे 1 नंबर के और 4 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे। मतलब इसमें ज्यादा लॉजिक वाली चीजें ज्यादा कम, मतलब ज्यादा नहीं आएगी, छोटी चीजें नहीं आएगी, सिर्फ बड़ी बड़ी चीजें ही होगी। 2 बड़े क्वेश्चन होंगे 4 नंबर के, ठीक। तो देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग, राइट। देखो हम चैप्टर जो जिस हिसाब से हम चैप्टर्स को पढ़ते जा रहे हैं वही मैनेजमेंट की क्या है स्टेप्स हैं। जैसे कि सबसे पहली स्टेप क्या हुई, तो हम जिस तरीके से इस चैप्टर को पढ़ते हुए आ रहे हैं, सब्जेक्ट को पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसमें सबसे पहला काम क्या था, प्लानिंग, राइट, है ना। प्लानिंग में हम क्या करेंगे, सारी चीजें पहले से ही सोच लेंगे, ठीक। दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग, है ना। जैसे हमने प्लान बनाया, अब उसको क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है रिसोर्सेस को साथ में लाकर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना और उनसे काम करवाने की प्लानिंग। ये भी एक्चुअल में एक तरह से प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन नहीं है ये। मतलब यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से प्लानिंग ही कर रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, राइट। ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर जितना भी एक्टिविटीज हो रही है, मान लो कि हम लोग गारमेंट मैन्युफैक्चरर है, कपड़े बनाने की हमारी फैक्ट्री है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो बिजनेस है उसमें सारी एक्टिविटीज, जो भी बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है, उन सभी एक्टिविटीज को सबसे पहले तो पहचानेंगे। अब जैसे एक्टिविटी क्या होगी कि भाई कच्चे माल को खरीदना, राइट, फिर उसका ट्रांसपोर्ट करके हमारे गोडाउन तक लाना, फिर गोडाउन से निकालकर फैक्ट्री में लाना, फैक्ट्री में लाकर उसकी कटिंग करना, फिर उसकी सिलाई करना, फिर उसके बाद में वो जब फिनिश हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो उसको गोडाउन में रखना, फिर पैसों का मैनेजमेंट करना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना, है ना, उसकी व्यवस्था करना, फिर सेलिंग के बारे में सोचना कि भाई सेलिंग होगा तो गोडाउन से फिनिश गुड कैसे निकलेगा, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूटर तक जाएगा, राइट, वो सारी व्यवस्था देखना। फिर अकाउंट का मैनेजमेंट ध्यान रखना, है ना। और इन सबको काम करने के लिए क्या चाहिए, लेबर, ह्यूमन बीइंग, एम्प्लॉइज, वो कैसे आएंगे, राइट। ये सब क्या है, एक्टिविटी है ना। तो इन एक्टिविटी को पहले तो ये पहचानना, बेटा नॉक नहीं करना, पहले ये पहचानना कि कितनी तरह की हमारे यहाँ एक्टिविटी है, गतिविधियां हैं, राइट। फिर उन सभी में जो गतिविधियां, जो एक्टिविटी है, जो एक जैसी है, जिनका नेचर लगभग एक जैसा है ना, उनको एक साथ कर लेना। उन सारी गतिविधियां जो कि एक जैसी है उनको एक साथ कर लेना, वो बन जाता है डिपार्टमेंट। जैसे कच्चा माल आया, रॉ मटेरियल खरीदना, राइट, उसको स्टोरिंग करना और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को देना, यहां तक की सारी एक्टिविटी परचेज डिपार्टमेंट की हो गई। भाई पहले सैंपल चेक करना रॉ मटेरियल का, फिर उसको अप्रूव करना, फिर उसको खरीदना, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करके लेके आना, फिर उसको स्टोर करना, स्टोर करने के बाद में उसको रिलीज करना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए। तो इतनी पूरी प्रोसेस क्या हो गई, सिमिलर हो गई। तो ये सारी एक्टिविटी को हम एक डिपार्टमेंट बोल देंगे, कौन सा, परचेज डिपार्टमेंट। इसी तरह से सेलिंग से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी हो गई वो सेलिंग एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। अलग अलग कर सकते हैं, सेलिंग में भी 2 चीजें अलग कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट अलग कर सकते हैं यदि ज्यादा बड़ा काम है तो, ये तो दोनों को एक साथ भी रख सकते हैं। फिर हो गया फाइनेंस डिपार्टमेंट, राइट, भाई फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज को हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट में कर दिया। अकाउंट डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट। हमने जो शुरू में सबसे पहला वीडियो जो देखा था ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने अलग अलग क्या बताए थे, डिपार्टमेंट बताए थे, वही ऑर्गेनाइजिंग है। क्या करना,
हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज है उनको आइडेंटिफाई करना, सिमिलर टाइप की एक्टिविटी को एक साथ लेकर आना, राइट, और वहां पर अथॉरिटी रिलेशन को एस्टेब्लिश करना। अथॉरिटी रिलेशन का मतलब जैसे हमने घूमने जाने का प्लानिंग करा था, राइट, तो मैंने क्या करा कि भैया 10 बच्चों के बीच में एक टीम लीडर बना दिया, और मैंने वहां पर जैसे कि मान लो कोई वरुण है, वरुण स्टूडेंट को मैंने बोला कि बेटा वरुण, आप इन 10 लोगों के, इन 9 लोगों के क्या हो, टीम लीडर हो। उन 9 लोगों को भी बोल दिया ये आपके क्या है, टीम लीडर है, राइट। आपको इनकी सुनना होगी क्योंकि मैं इन्हें बताऊंगा कि क्या करना है, तो आपको इनकी सुनना होगी। मैं आप उन 9 और उस एक व्यक्ति वरुण के बीच में एक रिलेशन स्टेब्लिश कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं कि आपको इसका ऑर्डर सुनना पड़ेगा, आपको इस वरुण के ऑर्डर का ओबीडिएंट होना पड़ेगा, आज्ञाकारी होना पड़ेगा। ये किसने डिसाइड करा, मैंने डिसाइड करा, ऑथराइज तरीके से रिलेशन स्टेब्लिश करा, राइट। जैसे कि आपके टीचर आपकी क्लास में ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और आपको उनकी सुनना पड़ेगी, ये ऑथराइज तरीके से रिलेशन स्टेब्लिश करा गया। आपके कोई टीचर है वर्मा जी, तो वर्मा जी को क्या बनाया गया है, आपके यहाँ का क्लास टीचर बनाया गया, ये रिलेशन स्टेब्लिश करा गया। तो वैसे ही बिजनेस में रिलेशन बनाना पड़ेगा। भाई डिपार्टमेंट तो अपन ने अलग अलग बना लिए, तब वहां पर अब हमको एक पोस्ट बनानी पड़ेगी, परचेस मैनेजर, फिर उसका असिस्टेंट परचेस मैनेजर, फिर असिस्टेंट परचेस मैनेजर के अंडर में 4 क्लर्क, 5 क्लर्क, 6 क्लर्क। बात समझ में आ रही ना। ये हमने जो पोस्ट बनाई अलग अलग, इसको हम बोलेंगे ऑथराइज अथॉरिटी रिलेशनशिप, कि कौन किसकी सुनेगा, ये रिलेशनशिप स्टेब्लिश करा। तो 2 चीजें करी भाई, हमने एक जैसी एक्टिविटियों को मिलाकर एक डिपार्टमेंट बना दिया और उसमें पोस्ट बना दी, यही ऑर्गेनाइजिंग है। क्लियर। चलिए देखते हैं यहां पर। ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटी, अलग अलग एक्टिविटीज जितनी भी हैं उनका एक ग्रुप बना लेना, उनकी पहचान करना इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड ब्रिंग्स टुगेदर द फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस, ये सारे रिसोर्सेस को एक साथ लाना टू एस्टेब्लिश द मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशनशिप, ऐसा रिलेशनशिप बनाना जिससे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिले, है ना, ज्यादा से ज्यादा यूजफुल हो, इफेक्टिव हो, इफिशिएंट हो, फॉर द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल। याद हो जाएगा। इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस, ये क्या है, प्रोसेस है, प्रोसेस दैट इनिशिएट implementation of plan by classification job and working relationship। इसको हम एक ऐसी प्रोसेस के रूप में डिफाइन कर सकते हैं जो इंप्लीमेंटेशन मतलब कि कार्य को चालू करने के लिए प्रथम, इनिशिएट मतलब प्रथम है, राइट, पहल है ना, स्टार्ट करना, और प्लान, जो भी हमने प्लान करा है उसको चालू करने के लिए पहला कदम है। जो प्लानिंग करी इसके पहले वाले चैप्टर में हमने, अब उसको लागू करने के लिए पहला कदम है ये, ठीक। जो क्या करता है, क्लेरिफाई करता है, मतलब स्पष्ट करता है कि जॉब क्या होगी, मतलब काम क्या होगा, परचेस मैनेजर का काम क्या होगा, असिस्टेंट मैनेजर का काम क्या होगा, क्लर्क का काम क्या होगा, राइट। एंड वर्किंग रिलेशनशिप, एंड वर्किंग रिलेशनशिप मतलब इनके आपस में क्या रिलेशन होंगे। असिस्टेंट मैनेजर ऑर्डर लेगा अपने मैनेजर से और अपने क्लर्क को ऑर्डर देगा, ठीक। अपने क्लर्क से आई हुई समस्या को असिस्टेंट मैनेजर किसको ट्रांसफर करेगा, मैनेजर को। ये क्या है, रिलेशनशिप है, वर्किंग, ठीक। Third paragraph, organizing is the process of defining and grouping the activity of enterprises and establishing authority relationship among them। उन लोगों के बीच में एक क्या establish करना, authority relationship, जिसको हम स्थापित करते हैं, हम establish करते हैं, राइट, टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है, वो हो गया ऑथराइज्ड रिलेशनशिप, ठीक। इसी को हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजिंग।
ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। प्रोसेस, अब भाई ऑर्गेनाइजिंग कैसे करेंगे, उसकी प्रोसेस क्या है? तो भाई सबसे पहले कंडीशन स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले तो हम सारे कामों को पहचानेंगे, फिर उनको सही ग्रुप में लेके आएंगे, डिवीजन उनके अलग अलग ग्रुप बनाएंगे, डिवीजन मतलब डिपार्टमेंट, राइट, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाएंगे। The first step in process of organizing involves identifying and dividing the work that has to be done in accordance with previously determined plans. प्लान के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? देखो प्लान में, मैंने कहा था ना प्लान में डिसाइड हो जाएगा, है ना। वर्क इज डिवाइडेड इनटू मैनेजेबल टास्क, ऐसे टास्कों में जो कि मैनेज हो सके, उन टास्कों में हम वर्क को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, बांट देंगे। जैसे काम तो है भाई क्या, कि टी शर्ट बनाकर बेचना सिंपल सी बात, पर इसमें बहुत सारी स्टेप आ जाएगी। पहले उसको खरीदना, फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग करना, फिर पैकिंग करके उसको स्टोर करना, फिर उसको रिलीज करना, फिर सेल करना, ये सब अलग अलग स्टेप हो गई। ये सब क्या हो जाएंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट हो जाएंगे, डिवाइड हो गए ना काम का। एक ही काम को हमने अलग अलग लोगों में डिवाइड कर दिया। अब ये तो मेजर डिवाइड हुआ, फिर इसके अंदर अलग अलग डिवाइड होगा कि भाई परचेस में क्या क्या होगा। परचेस में होगा बुलाना, पहले चेक करना, फिर बुलाना, ये वो सारी चीजें, राइट। तो डिवाइड कर देना। So the duplication can be avoided and workload can be shared among the employees. बेटे यहीं पर उसने इंपॉर्टेंस बता दिया, ये लाइन में इंपॉर्टेंस हो गया उसका कि महत्व क्या है, कि भैया इससे काम क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा, कम हो जाएगा और डुप्लीकेशन नहीं होगा। यहीं पर ऑब्जेक्टिव भी आ गया ऑर्गेनाइजिंग का, क्या, कि डुप्लीकेशन से बचना, वर्कलोड को कम करना। अब बस घुमाने की बात है शब्दों को, बाकी बात तो यही है, ठीक है। डिपार्टमेंटलाइजेशन, क्या करना, उनका डिपार्टमेंट बना देना। Once work has been divided into small and managerial activities, then those activities which are similar in nature are grouped together. उनको एक ग्रुप में बना लेना। This process is called departmentalization, मतलब डिपार्टमेंट बनाना। डिपार्टमेंट कैन बी क्रिएट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। आप डिपार्टमेंट कैसे बना सकते हो, यदि आपके पास में 2 से ज्यादा प्रोडक्ट है अलग अलग नेचर के, मतलब आपके पास में क्लॉथ के साथ साथ कॉस्मेटिक भी है, तो कॉस्मेटिक का परचेस डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा और क्लॉथ का अलग हो जाएगा, क्योंकि एक में कपड़ा खरीदना, एक में केमिकल खरीदना है दोनों अलग अलग चीजें। तो यहाँ 2 अलग डिपार्टमेंट बनेंगे जिसको हम डिवीजन बोलेंगे, आगे पढ़ेंगे अपन। या फिर आप फंक्शंस के हिसाब से उसको क्या कर दोगे, अलग अलग करोगे। मतलब एक ही काम है, मतलब सिर्फ हम कपड़े बना रहे हैं क्लॉथ, तो हम परचेज और मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग कर देंगे। भाई परचेज से रिलेटेड फंक्शन एक जैसे हो गए, है ना, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड फंक्शन मतलब कार्य, है ना, काम, तो वो अलग हो गए, राइट। या फिर टेरिटरी, टेरिटरी के हिसाब से हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। टेरिटरी मतलब यदि आप सर्विस देने का काम करते हो, मान लो आप सॉफ्टवेयर कंपनी हो, यहाँ कुछ परचेस खरीदना बेचना तो है नहीं, है ना, तो टेरिटरी के हिसाब से आप यहाँ पर इसको कैसे कर सकते हो कि भाई इंडिया का नॉर्थ जोन, मिडिल जोन, राइट, साउथ जोन, सारी बैंकिंग सेक्टर इस टेरिटरी के हिसाब से डिसाइड होती है। जैसे आप एसबीआई का रीजनल ऑफिस, तो वो कहाँ होगा भाई, एमपी में, भोपाल में, राइट, है ना। पूरे इंडिया को उन्होंने 5 जोन में बदल दिया, साउथ, नॉर्थ, वेस्ट है, और एक मिडिल सेंट्रल जोन, राइट। तो ये क्या हो गया, टेरिटरी के हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट और उनका वो बना दिया, ठीक है बेटे। दिस बीइंग स्पेशलाइजेशन इन ऑपरेशन, ओहो इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव दोनों आ गया। क्या इससे क्या होगा, आपको स्पेशलाइजेशन का फायदा मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्या, स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, वही एक फायदा, वही ऑब्जेक्टिव, राइट।
मैं यहाँ इतना क्यों समझा रहा हूं, ताकि आप इसके आगे के जो 2 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस, वो इसी में कंप्लीट हो जाए। भले से वहां और कुछ लिखा हो, हम तो यही को बना के आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले भी बताया, क्या बताया कि बिजनेस स्टडी है ना, बहुत ओपन है, उसमें कोई परफेक्ट आंसर नहीं है ना। पर हाँ, ये जो थोड़ी जो प्रोसेस है ये थोड़ा परफेक्ट है ना, इसमें बीच में कुछ मत ला देना, ये प्रोसेस तो वही होगी, है ना। तीसरा क्या है? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। क्या डिसाइड करना? ड्यूटीज, ड्यूटीज डिसाइड करना, है ना, कि भाई काम क्या होगा, है ना। वंस द डिपार्टमेंट आर क्रिएटेड, देखो स्टेप चलती आ रही है ना, कि एक बार ये कर लिया, अब एक बार, अब, है ना। Each डिपार्टमेंट इज प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी एक व्यक्ति के अंदर में ये क्या होगा? अंडर में होगा, चार्ज में होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? उस डिपार्टमेंट का हेड बोलेंगे, मैनेजर जिसको हम कहेंगे। देन ईच जॉब इज अलोकेटेड टू एन इंडिविजुअल, और उसके अकॉर्डिंग फिर उसकी जो ड्यूटीज होगी, उसकी जो जॉब होगी, उसका जो काम होगा, वो डिसाइड किया जाएगा कि भाई इसकी क्या ड्यूटीज होगी अकॉर्डिंग टू दिस। और ये किसके हिसाब से होगा? उसके नॉलेज और उसकी स्किल पर डिसाइड होगा। बट यहाँ पर अभी पर्सन की बात नहीं की जा रही कि वर्मा जी होंगे, हम नहीं जानते कि यहाँ कौन होगा। हम ये देखेंगे कि भाई परचेस मैनेजर कौन होना चाहिए? जिसको कपड़े का नॉलेज होना चाहिए, ये उसकी स्किल हुई, नॉलेज हुआ। उसकी स्किल ये भी है कि भाई खरीदना तो उसी को है, तो बार्गेनिंग करने की उसके अंदर कैपेसिटी है कि नहीं, ये उसकी स्किल हुई। तो हम ये देखेंगे कि भाई परचेस डिपार्टमेंट का मैनेजर किस कैटेगरी का होगा, उसके अंदर क्या नॉलेज होना चाहिए, उसके अंदर क्या स्किल होना चाहिए, यहां वो डिसाइड हो रहा है। हम ये नहीं बोल रहे कि वर्मा जी के अंदर ये है तो उसको डिसाइड कर दो, वर्मा जी के अंदर ये है तो उनको परचेस मैनेजर बना दो, ये स्टाफिंग में आएगा नेक्स्ट चैप्टर में। अभी तो हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमारे पास में जो परचेस मैनेजर होगा उसका नॉलेज और स्किल कैसी होनी चाहिए, डिसाइड कर रहे हैं कि कैसा होगा हमारा परचेस मैनेजर। बात समझ में आई? और उसकी क्या ड्यूटीज होगी, उसी के अकॉर्डिंग उसकी ड्यूटीज डिसाइड होगी। ठीक, बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं। ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग में डिफरेंस क्या है? ऑर्गेनाइजिंग में हम डिसाइड कर रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति चाहिए, स्टाफिंग में हम वैसा व्यक्ति ढूंढते हैं जैसा हमको चाहिए ऑर्गेनाइजिंग के हिसाब से। ठीक है, देयर शुड बी अ प्रॉपर मैच बिटवीन नेचर ऑफ जॉब एंड एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। भाई उस काम के अनुसार उस व्यक्ति की क्या होना चाहिए? एबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी एक इंपॉर्टेंस है, क्या? कि हमको राइट पर्सन राइट जगह मिले, उसकी पहले से क्या करना? अरेंजमेंट करना ही ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट भी है और इंपॉर्टेंस भी है। इसके थ्रू हमको सही व्यक्ति मिलेगा सही जॉब के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। हमने ये पढ़ा है ऑर्गेनाइजिंग में, क्या? रिलेशन डेवलप करना। तो हम चौथा पॉइंट पे क्या कर रहे हैं भाई? हमने क्या क्या करा? देखो, हमने ग्रुप पहचाने, डिपार्टमेंट बनाए, डिपार्टमेंट में हमने पोस्ट बनाई, जॉब है ना, परचेस डिपार्टमेंट, असिस्टेंट मैनेजर। अब उनके बीच में हमने क्या करा? अब रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि भाई असिस्टेंट मैनेजर आप किसके अंडर में रहोगे? मैनेजर के। और मैनेजर आपको ऑर्डर करेगा और आप किसको ऑर्डर कर सकते हो, और आपको अपनी रिपोर्ट किसको करनी है? अपने मैनेजर को करनी है। और अपने सबऑर्डिनेट, मतलब आपके नीचे जो क्लर्क हैं, आपके जो सहायक है, सबऑर्डिनेट, उनसे रिपोर्ट कलेक्ट करनी है। राइट, तो ये उनके बीच में हम क्या बना रहे हैं? रिलेशन बना रहे हैं। ये जो रिलेशन बना रहे हैं इसको फॉर्मल रिलेशनशिप बोलते हैं, जो कि हमने इस्टेब्लिश करें। राइट, खुशी की बात यह है कि इस साल आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट, उनके बीच में डिफरेंस, ये सब कुछ इस साल हटा दिया है। डेलीगेशन है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बिल्कुल है, नहीं तो फिर बचेगा क्या ऑर्गेनाइजेशन में? कुछ नहीं बचेगा। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही वो है कि ये डिसाइड करना और उनको अथॉरिटी देना।
चलो देखेंगे वो क्या होता है डेलीगेशन। पर अभी समझ में आया, इनफॉर्मल और फॉर्मल हटा दिया गया है। पर बेटा इन आवर लाइफ ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए यहाँ पर समझना जरूरी है। फॉर्मल का मतलब क्या हुआ, जिसको हमने एस्टेब्लिश करा है। अरे अपनी क्लास, अपनी स्कूल में फॉर्मल ड्रेस होती है, किसने बताई है? स्कूल वालों ने। तो जो चीज आपके ऊपर वालों ने बता रखी है, जो डिसाइड कर रखी है, वो हो गया फॉर्मल। तो फॉर्मल रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ कि असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर को रिपोर्ट करेगा और मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर को ऑर्डर करेगा, हाँ या ना? ये फॉर्मल रिलेशनशिप हुआ। इनफॉर्मल क्या हुआ? इनफॉर्मल वैसा ही है जैसे अभी आप क्लास में बैठे हो और अपने पास वाले से बातचीत कर रहे हो। मैंने नहीं बोला कि भाई तू उससे बात कर, आप अपनी मर्जी से अपनी इच्छा अनुसार बात कर रहे हो, ये आपका क्या हो गया? इनफॉर्मल रिलेशनशिप हुआ, राइट? कि भाई एक ही गांव के हैं, 4 बच्चे तो एक ही बेंच पर आ गए, इकट्ठे हो गए, मिल गए, आपके बीच में इनफॉर्मल रिलेशनशिप बन गया, ठीक है? तो इन द ऑर्गेनाइजेशन, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेता हूं, ईच, ये केच सीए लिखा, ये ईच आएगा ना, ईच एम्प्लॉई हैज सम अथॉरिटी एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई उसकी कुछ अधिकार होंगे और कुछ उसके दायित्व होंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इट इज नेसेसरी दैट एवरी इंडिविजुअल मस्ट नो whom he has to take ऑर्डर, किससे उसको ऑर्डर लेना है, फ्रॉम, है ना? एंड टू whom he is answerable, और किसको वो अपना आंसर करे, किससे ऑर्डर लेना और किसको अपना आंसर देना है। दिस क्रिएट्स सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट हियरार्की। ये क्या क्रिएट करता है? सुपीरियर मतलब ऊपर, सबऑर्डिनेट मतलब उसका जूनियर, उनके बीच में एक हायरार्की रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। सर ये हायरार्की रिलेशन क्या होता है? अभी देखेंगे, आएगा। चलो मैं दिखा देता हूँ। एक डायग्राम दिख रहा होगा आपको बना हुआ, पेज नंबर 2 पर, है ना? ये ऊपर से नीचे की तरफ जो ये फ्लो होता है, इसको हम हायरार्की बोलते हैं। जो पेड़ है, पेड़ को अपन देखेंगे ना, तो ऊपर से नीचे की तरफ जैसा देखेंगे, या पेड़ को उल्टा कर दिया जाए, कैसे? उल्टा ट्री, राइट? तो ये उल्टा ट्री होता है, तो ये हायरार्की होता है, ऊपर से नीचे ऐसा फैलते हुए आता है, इसको हम क्या बोलते हैं? हायरार्की। हमारे हमारे पूर्वजों की हायरार्की देखेंगे तो हमारे दादा, फिर 4 बेटे, फिर उनके बेटे, ऐसा, है ना? इसको हायरार्की सिस्टम बोलते हैं, ठीक? चलिए अब आ जाइए फटाफट, जहाँ थे, कहाँ थे? यहाँ थे। एंड हेल्प इन कोऑर्डिनेशन वेरियस एक्टिविटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। बेटा आईएमपी भी मिल गया, मतलब इंपॉर्टेंस भी मिल गया और ऑब्जेक्ट भी मिल गया। क्या इसके थ्रू क्या होगा भाई? कोऑर्डिनेशन स्टेब्लिश करने में हेल्प मिलेगी। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन स्टेब्लिश करना। अरे बहुत आसान है, रट्टा नहीं मानना है, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, फिर से भाई सर, फिर से आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, क्यों? क्योंकि हर काम क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है स्मॉल पार्ट्स में, राइट? आगे क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, मालूम है भैया किसको हमको ऑर्डर किससे लेना है और किसको आंसर करना है, क्लियर है, तो नो कंफ्यूजन, कोऑर्डिनेशन स्टेब्लिश होगा, राइट? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमन बीइंग एक रिसोर्स है ना? और दूसरा मशीन भी एक रिसोर्स है। वर्किंग में अच्छा रिलेशनशिप स्टेब्लिश होगा तो रिसोर्सेज को हम अच्छे से क्या कर पाएंगे? यूटिलाइज कर पाएंगे। मैं इनको क्यों नहीं रीड कर रहा हूँ? क्योंकि मैं इनको अच्छे से समझा चुका हूँ, है ना? इसलिए मैं रीड नहीं कर रहा हूँ। एडॉप्शन ऑफ टू चेंज, तो भाई ऑर्गेनाइजिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमने ये देखा था कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? डायनामिक है, और उसके अकॉर्डिंग हमको कई बार चीजें चेंज करना पड़ेगी और उसके लिए हमको ऑर्गेनाइजेशन को भी चेंज करना पड़ेगा। मतलब हमको रिलेशनशिप फिर से डिफाइन करना पड़ेगी कि भैया अब तुम ऐसा काम नहीं, ऐसा काम करोगे, इसके अंडर में करोगे। तो ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या करती है? ऑर्गेनाइजेशन को जो चेंजेस हो रहे हैं बिजनेस में, उनको एडॉप्ट करने मतलब एक्सेप्ट करने में मदद करेगा ऑर्गेनाइजिंग, उसके अकॉर्डिंग ढलने में, ठीक?
इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, देखो बेटा ये जो मैं बता रहा हूँ ये पॉइंट तो आप लिख सकते हो, और इसके साथ साथ जो अभी हमने प्रोसेस को समझते समय समझाया उन्हीं पॉइंट को आप इजीली क्या बना सकते हो, इंपॉर्टेंट बना सकते हो। कोई डाउट नहीं है यहाँ पर, मेरे को क्लियर बोल रहा हूँ, 100% गारंटी, ठीक, जो मैंने वहां पर एक्सप्लेन करा। और उसके अलावा इस तरीके से भी बना सकते हो, ठीक है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, भाई सीधी सी बात है, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब संचालन करना, ऑपरेट करना, है ना। तो सीधी सी बात है, सबकी ड्यूटीज मालूम है, सबकी अथॉरिटी मालूम है, किसको किससे ऑर्डर लेना है, किसको रिस्पॉन्ड करना है, किसका क्या काम है, सब कुछ मालूम है, इजीली सब कुछ चलता रहेगा। अब खुद सोचो ना, 4 लोग क्लास में बैठ के 4 लोग क्या एक जैसी सोच रख सकते हैं? क्या नहीं रख पाते हैं? तो ऑर्गेनाइजेशन में तो हजारों लोग काम करेंगे, तो उनको एक दिशा में चलाने के लिए क्या करना है? ऑर्गेनाइज करना है, सबकी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब कुछ डिसाइड करना पड़ेगा, तब जाके सभी एक दिशा में चलेंगे, ठीक। 6th पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल्स, मतलब किसी व्यक्ति को क्या करना? डेवलप करना। It is stimulated creative amongst the manager, effective delegation allowed the manager to reduce their workload। हाँ, इसका मतलब ये है, हम ये ऐसा, हालांकि ये आगे समझ में आएगा ना, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में समझ में आएगा कि एक मैनेजर पर ज्यादा वर्कलोड ना हो, है ना, और वो अपना काम ज्यादा क्रिएटिव चीजों में करे, इसलिए वो उसके नीचे क्या करेगा? अथॉरिटी को डिलीगेट करेगा, मतलब सौंपेगा कि भैया ये तुमको काम करना है, और मैं तुम्हें इसके लिए क्या देता हूँ? अथॉराइज, मतलब पावर भी देता हूँ कि आप ऐसे ऐसे डिसीजन ले सकते हो। इसको हम बोलते हैं डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है, जिससे मैनेजर जो टॉप लेवल होता है उसके ऊपर वर्कलोड कम होता है। यही इंपॉर्टेंस है कि भैया उनके ऊपर वर्कलोड कम होगा तो वो क्रिएटिव रहेंगे, वो कुछ नया सोचेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कल दोनों ही, मतलब नेक्स्ट क्लास में दोनों ही कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।